देखो टॉपिक का नाम क्या हमारे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है इसमें। देखो मान लो ये दो हमने पहले से पढ़ा, मैंने तुम्हें बता रखा है कि देखो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर बी एक पार्टनर है, और आपकी बारी मिस्टर सी भी एक पार्टनर है। तीन पार्टनर है, ए बी सी तीनों पार्टनर है, और प्रॉफिट को 3:2:1 में बांटते हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा मैं क्या करता, देखो मैंने क्या बता रखा है, ए बी सी अगर ये तीनों पार्टनर हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया होगा, पहले एग्रीमेंट करके तो पार्टनर बने होंगे। ठीक है, ये ए बी सी तीनों मिले होंगे, मिलकर एग्रीमेंट किया होगा, और एग्रीमेंट करके, ठीक है तीनों मैं कह रहा हूँ ए बी सी तीनों मिले होंगे, मिलकर एग्रीमेंट किया होगा, एग्रीमेंट करके बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस आ रहा है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। और ये बिजनेस या तो तीनों मिलकर चला रहे हैं या तीनों के बिहाफ पे कोई एक चला रहा है। ऐसा फीचर्स मैंने बोला था कि जिसके अंदर ये सारी बातें हों वो पार्टनरशिप में। तो याद रखना, जब ए बी सी मिले होंगे तो जाहिर सी बात है एग्रीमेंट तो हुआ ही होगा इनके बीच में, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया होगा। इसमें ए की बात भी लिखी है, बी की बात भी लिखी है, और सी की बात भी लिखी है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज में है वो सारी किसकी है, ए बी सी की। तो ए बी सी तीनों मिलकर एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस आ रहा है आपस में शेयर कर रहे हैं, और ये बिजनेस सारे मिलकर चला रहे हैं या सबके ब्याह पे कोई एक चला रहा है। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स हैं, ये मैंने जो बात करी ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है। मैंने बताया था पार्टनरशिप में ये फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने पार्टनरशिप बनाई होगी तो इन्होंने ये सारी बातें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय करी होगी, तभी तो ये आज पार्टनर है, तभी ये आज पार्टनर है। तो मेरा कहने मतलब कि ए बी सी पार्टनर है, और पिछले कई सालों से, मान लो 50 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए इनको काम करते हुए। अब मान लो मिस्टर बी जो है, इसके मन में विचार आता है कि नहीं यार अब तो मैं काम नहीं करूँगा, बहुत काम कर लिया। ठीक है, मिस्टर बी जो है इसने ये विचार बनाया कि भाई मैं फर्म को छोड़ रहा हूँ, मैं अब काम नहीं करूँगा। बी कह रहा है भाई बहुत काम कर लिया, अब मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ, अब मेरे को आराम करना है। अब देखो बी आराम करना चाहता है, ये बी है, ये बी है, और बी का शेयर कितना था भाई, 2/6। और ये कह रहा है अब मुझे काम धंधा नहीं करना भाई, बहुत काम कर लिया। बी फर्म को छोड़ के जा रहा है, बी कह रहा है मुझे आराम करना है, बहुत उम्र हो गई काम करते हुए, पिछले 20 साल 30 साल 20 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत हो गई, मान लो बहुत ओल्ड एज हो गई है इसकी, पुराना भाई 25-26 साल में इसने काम स्टार्ट किया था काम करना, और आज की डेट में हो गया 55-60 साल का, 55 साल का हो गया है, और ये कह रहा है कि भाई बस बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, अब तो उम्र हो गई, अब तो रिटायरमेंट चाहिए। देखो तो मिस्टर बी फर्म को छोड़ रहा है, मिस्टर बी फर्म को मना कर रहा है कि भाई मैं अब फर्म को छोड़ रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना है। ठीक है, तो मिस्टर बी ने ये डिसाइड किया कि मुझे फर्म छोड़नी है। अच्छा, छोड़ने के रीज़न सुनना क्या हो सकता है। छोड़ने का रीज़न ये हो सकता है, ये मिस्टर बी की एज जो है बहुत ज़्यादा हो गई, ओल्ड एज हो गई है, भाई बूढ़ा हो चुका है, कह रहा है बहुत काम कर लिया, अब काम करने का मन नहीं करता, तो इसलिए ये फर्म को छोड़ना चाहता है, उम्र हो चुकी है इसकी। अच्छा, इसके अलावा भाई ऐसा भी तो हो सकता है, इल हेल्थ, इसकी तबीयत खराब रहती है, एक दिन आता है 3 दिन हॉस्पिटल जाता है। ठीक है, तो तबीयत खराब होने की वजह से भी तो फर्म को छोड़ सकता है। ठीक है, बीमार ही रहता है, कहता है ऑफिस तो कम ही आता हूँ, हॉस्पिटल ज़्यादा जाता हूँ, इससे बढ़िया मैं अब बहुत काम कर लिया, अब छोड़ रहा हूँ, फर्म को रिटायरमेंट ले रहा है। तबीयत खराब रहती है इसलिए रिटायरमेंट लेना चाहता है, फर्म को छोड़ना चाहता है। अच्छा, इसके अलावा देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इसको ना इससे भी अच्छा बिजनेस, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, अवसर इससे अच्छा मिल गया। ये कहता है यार यहाँ तो कुछ कमाई वमाई ज़्यादा होती नहीं है, किसी इससे बड़ी फर्म से ऑफर आ गया, किसी कंपनी से ऑफर आ गया, ठीक है, विदेश से ऑफर आ गया, कह रहा जा रहा हूँ मैं, मेरे को इससे अच्छा ऑफर मिल गया है। ठीक है, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसलिए छोड़ रहा है। ठीक है, कि भाई अब मैं फर्म नहीं काम करना चाहता, बहुत
हो गया। अब इसके अलावा देखो और क्या हो सकता है बेटा, इसके अलावा हो सकता है डिफरेंसेस विद अदर पार्टनर। अच्छा, डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद रहता है, झगड़ा रहता है, विचार मिलते नहीं इनके। भाई ये कहता है यार बाकी जो पार्टनर है मनमानी करते हैं, मेरी बात तो चलती नहीं है, और झगड़ा उगड़ा होता रहता है आपस में, कभी 2-4 दिन में हमेशा झगड़ जाते हैं, ठीक है। तो बाकी पार्टनर से इसकी पड़ती नहीं है, तो इसलिए कह रहा है यार तुम लोग तो मेरी बात मानती हो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, फर्म रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो और इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, पहले इसका जो बिजनेस था अब उसमें उसका मन नहीं लग रहा, कह रहा है यार ये काम बहुत कर लिया, बोर हो गया, अब कुछ और करूँगा, नया करूँगा। अच्छा, नया करने के चक्कर में इसने बिजनेस को छोड़ दिया। शिफ्ट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट, इसका बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो अब नहीं रहा, उसका मन नहीं लगता इस काम में, अब दूसरा काम करना चाहता कोई, ठीक है, कुछ बड़ा करना चाहता। तो ये कह रहा है भाई मैं बिजनेस को छोड़ रहा हूँ, इसका बिजनेस इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया। तो मेरा कहना लग गया, अगर कोई पार्टनर या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, रीजन तो बहुत सारे हो सकता है, बाय एनी अदर रीजन, मैं लिख रहा हूं यहां पर एनी अदर रीजन, ठीक है। तो देखो मैं कह रहा हूं किसी भी कारण से जब एक पार्टनर मिस्टर बी जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ता है तो उसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। मैं कह रहा हूं रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन उसकी उम्र हो गई है इसलिए छोड़ रहा है, बीमार रहता है इसलिए छोड़ रहा है, या फिर इससे अच्छा बिजनेस अवसर मिल गया उसको इसलिए छोड़ रहा है, या फिर उसका बिजनेस इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, आप उसका दूसरा काम करना चाहता है कुछ, या फिर उसकी बाकी पार्टनर से पड़ती नहीं है। तो किसी भी कारण से अगर वो फर्म को छोड़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिटायरमेंट पार्टनर किसे कहते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो व्हेन अ पार्टनर, जब एक पार्टनर व्हेन अ पार्टनर लीव्स द फर्म, फर्म को छोड़ता है, जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ देता है, व्हेन अ पार्टनर लीव्स द फर्म, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या हो सकता है, मैं कह रहा हूँ फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण की वजह से, ठीक है। जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ता है किसी भी रीजन से, रीजन क्या हो सकता है, ओल्ड एज हो गई, इल हेल्थ हो गई, या बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, या फिर बिजनेस इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, या डिफरेंट बाकी पार्टनर से पड़ती नहीं, तो कोई भी रीजन होता है। तो मैंने क्या बोला, व्हेन अ पार्टनर लीव्स द फर्म, जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ता है, ठीक है, फॉर एनी रीजन, रीजन ये हो रहा है, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है जी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो तुम्हें अगर लिखना हो तो ये लिखोगे, व्हेन अ पार्टनर लीव्स द फर्म, व्हेन अ पार्टनर लीव्स द फर्म, ठीक है, फॉर एनी रीजन, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, मैं कह रहा हूं अ पार्टनर, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है, एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। मैं कह रहा हूं देखो, अ पार्टनर टेक्स रिटायरमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, ये सारे रीजन होते हैं। रीजन क्या है, मैं कह रहा हूँ देखो, लिखोगे तो क्या लोगे, अ पार्टनर टेक्स रिटायरमेंट, एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है फॉर द फॉलोइंग रीजन बताओगे क्या, ओल्ड एज, पहला रीजन क्या है कि भाई उसकी उम्र हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है, बहुत काम कर लिया उसने इसलिए छोड़ रहा है। इल हेल्थ, तबीयत खराब रहती है इसलिए छोड़ रहा है, ठीक है। बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको अच्छा अवसर मिल गया और इससे बड़ा अच्छी कंपनी से ऑफर आ गया, अच्छी बड़ी फर्म से ऑफर आ गया इसलिए छोड़ रहा है। अच्छा, डिफरेंसेस विद अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर से पड़ती नहीं है इसलिए छोड़ रहा है, ठीक है, या फिर उसका बिजनेस इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया इसलिए छोड़ रहा है, और कोई और रीजन, एक कारण है फर्म को छोड़ने का। और सुनो, जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ता है, तो जो बचे हुए पार्टनर है, बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, ए और सी। बचे हुए पार्टनर नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये जो पुराना एग्रीमेंट था, पुराना एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में था, ए बी सी, तीनों के बीच में। ये ओल्ड एग्रीमेंट था, ये पुराना एग्रीमेंट था जिसमें 3 पार्टनर थे, ये 3 लोगों वाली पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था। ये वो एग्रीमेंट था जिसमें 3 पार्टनर थे, ये यानी ये 3 लोगों वाली पार्टनरशिप थी, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, 3 लोग मिलकर काम करते थे। इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स, ड्यूटीज, जो भी बातें लिखी गई है 3 पार्टनर की लिखी गई है। अब
इन्होंने ये डिसाइड किया है भाई हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, बी तो जा रहा छोड़कर, जाने दो बी को छोड़ के, अगर छोड़ गया तो बी गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ए और सी ने ये डिसीजन लिया है कि भाई हम ये पुराना एग्रीमेंट तो बेकार है। बेकार क्यों है? क्योंकि इस पुराने एग्रीमेंट में ए बी सी तीनों की बातें लिखी गई थी, मिस्टर ए की बात भी है, मिस्टर बी की बात भी है, मिस्टर सी की, यानी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स, ड्यूटीज, जो भी सारी चीजें लिखी हुई हैं वो 3 लोगों के बीच में तय हुई थी। अब तो हम 2 ही बचे, तो क्या करेंगे, पुराना एग्रीमेंट जैसे ही पार्टनर रिटायर होकर जाएगा पुराना एग्रीमेंट बेकार हो जाएगा, ठीक है, और अब नया एग्रीमेंट बनाएंगे। पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, इसका मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म, 3 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म, 3 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, एबीसी वाली पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। अब क्या करूं मैं, अब न्यू एग्रीमेंट बनाया जाएगा बेटा। अच्छा, जब नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, देखो जब नया एग्रीमेंट बनेगा, वो नया एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में बनेगा, 2 लोगों के, ए और सी, ठीक है। बचे हुए पार्टनर नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, और जब बचे हुए पार्टनर नए बिजनेस के साथ, नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, इसी को बोलते हैं, देखो ओल्ड पार्टनरशिप कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, मैं कह रहा हूं ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो गई, बंद हो गई, ठीक है। 3 लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, पुराना एग्रीमेंट खत्म, इसका मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नया एग्रीमेंट बनाया गया, 2 लोगों के बीच में नई पार्टनरशिप बनाएगी, और जो पुरानी पार्टनरशिप खत्म कर देती है, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म करके, यानी पुरानी पार्टनरशिप बंद हो गई और नई पार्टनरशिप बनाई गई, नया एग्रीमेंट बनाएगा, इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से बनाना, रीजन क्या है, ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनता है, इसका मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नया एग्रीमेंट बना है, इसका मतलब नई पार्टनरशिप बनी, ए और सी वाली पार्टनरशिप। अब ये जो फर्म है ये ए और सी की फर्म है, पहले कितने लोगों की फर्म थी, 3 लोगों वाली, ठीक है। तो नया एग्रीमेंट बना है, इसका मतलब नई पार्टनरशिप बनाई गई, और नई पार्टनरशिप बनाएगी, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म दोबारा से बनाई जा रही है, रीजन क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, इसलिए फर्म दोबारा से बनाई जा रही है, एक पार्टनर छोड़ के चला गया, बाकी बचे हुए पार्टनर नए एग्रीमेंट को के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस बंद नहीं हो रहा, बिजनेस चल ही रहा है। बात हमारी वो बात अलग है कि अगर 2 ही पार्टनर होते, एक चला जाता तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाती है, क्योंकि 2 ही पार्टनर होते तो फिर तो एक के जाने के बाद पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुद के साथ ही तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तब वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाती है। क्लियर क्या? यहां तो कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब मैं क्या करता, देखो ये जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा दूं, तो मिस्टर बी, ये जो मिस्टर बी रिटायर होके जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर होके जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर, या इसका एक और नाम होता है आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, यानी जो रिटायरमेंट ले रहा है, उसे हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर। और जो पार्टनर बच गए, जो पार्टनर बच गए, कौन बच गया? ए और सी, जो नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ए और सी बच गए, ए और सी, ये दोनों, ये ए और सी न्यू एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो इन्हें बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर, या फिर बोलते हैं इनको और रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर या फिर रिमेनिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर बुला लो या रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, ठीक है। यहां तो कोई पार्टनर, यानी जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर। और जो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बिजनेस को चलाएंगे आगे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर। क्लियर हो गया यहां तक? अब
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब देखो इसमें क्या देखना होता है भाई, जब एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, मिस्टर बी फर्म को छोड़ के जा रहा है। अच्छा, मिस्टर बी जब फर्म को छोड़ के जा रहा है तो वो उसका कितना शेयर छोड़ के जा रहा है? देखो 3:2:1 था। अच्छा, 3:2:1 था तो बी का शेयर कितना है? 2/6। मिस्टर बी जो है 2/6 जो शेयर है उसका छोड़ के जा रहा है। अच्छा, मिस्टर बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, तो देखो होगा क्या। अब हम कह रहे हैं कि मिस्टर बी के जाने के बाद, मिस्टर बी के जाने के बाद जब मिस्टर बी जाएगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, पहली बात तो एक बात और सुन लो, जब एक पार्टनर रिटायर होके जाएगा ना, तो हमें ऐसा नहीं है मुंह उठा के चल जा, अच्छा जा रहा जा, ठीक है। क्या करेंगे भाई, प्रॉपर देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो कोई प्रॉपर एक डेट, एक पर्टिकुलर डेट को हम उसको रिटायर करेंगे, ठीक है। और इन जनरल जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन करोगे तो देखोगे कि वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ, हमारा साल खत्म हुआ, अगले दिन रिटायर हो जाएगा, ठीक है, अगले दिन रिटायर हो जाएगा। ज़्यादातर क्या यही होता है कि पर्सन को हम रिटायर कर, जब पार्टनर रिटायर होता है तो एक पर्टिकुलर डेट एक तय कर दी जाती है, इस दिन हम फलाना पर्सन चला जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ में तुमने देखा हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई पर्सन, चाहे मैं कह रहा हूँ प्राइवेट कंपनी से रिटायर हो रहा है कोई, अगर अच्छी से अच्छी कंपनी में, एमएनसी वगैरह में, या किसी लिमिटेड कंपनी में, या फिर गवर्नमेंट में जो है, तो जब वो रिटायर होता है तो प्रॉपर स्वागत करते हुए लेके आते हैं उसको, ढोल वोल पूरा लेके जाते हैं, पूरा प्रॉपर रिटायर करके लाते हैं। तो यानी पहले कहना, मेरा कहने का मतलब क्या है, उसकी रिटायरमेंट की एक डेट फिक्स की जाती है कि भाई इस पर्टिकुलर डेट को फलाना पर्सन रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो यानी पहले से तय होता है, डेट तय की जाती है। तो यहाँ पर भी जब हम रिटायरमेंट करेंगे तो एक निश्चित डेट, एक पर्टिकुलर डेट को तय उसका रिटायरमेंट करेंगे, ठीक है। ये और हम जब हम ऐसी बात रहेगी, जब उसको रिटायर करेंगे तो हम जब वो रिटायर होकर जाएगा तो एक ऐसी डेट पे जाएगा जिससे हमारा क्या कहता है, अकाउंटिंग आसान हो जाए। भाई बीच में रिटायर कर दो, बीच में चला जाए तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है, अकाउंटिंग वर्क बढ़ जाएगा। तो इन जनरल क्या होगा, क्वेश्चन जब देखोगे ना तुम क्वेश्चन, तो होगा क्या कि मेरा बैलेंस शीट 31 मार्च को बन रही है, 31 मार्च 2019 को, तो 1 अप्रैल को वो चला जाएगा, अगली 1 अप्रैल को उसका रिटायरमेंट होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में होगा, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं हो सकता, बीच में हो सकता है, लेकिन इन जनरल यही होगा इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ डेथ का केस है तो भाई अब उसको हम ये कह सकते हैं कि भाई मेरी 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी, 1 तारीख को मरी हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। अब वो ऊपर जाना तो जब मर्जी जा सकता है, ठीक है। आज सोया, कल उठा ही नहीं, चला गया, अगले दिन उठाते रह गए, चला गया छोड़कर। तो ऐसा तो भाई जाने की तो कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते ना, जाने की डेट तय नहीं कर सकते, लेकिन रिटायरमेंट की डेट तय कर सकते हैं। तो कोई पार्टनर मर गया, भाई मरने की कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते उसकी कि भाई इसी दिन मरना है तुम्हें, लेकिन रिटायरमेंट की डेट फिक्स की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए रिटायर में जब तुम डेथ का चैप्टर करोगे, डेथ के चैप्टर में वही है, पार्टनर जब मर्जी चला जाता छोड़ के, जब मन करता जब चला गया। अच्छा, अब वो बिना प्लानिंग के चला गया, बिना बताए चला गया। अब बिना बताए चला गया तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, वो बीच में चला जाता है, और बीच में चला जाता है तो हमारा हिसाब किताब बढ़ जाता है, अकाउंटिंग बढ़ जाती है। उसका मान लो 3 महीने बाद मर गया तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालो, 3 महीने का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 3 महीने की सैलरी निकालो, तो वहाँ काम बढ़ जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो हम उसको, हालांकि मिड में रिटायर होगा तो भी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लेकिन इन जनरल क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, वो 31 मार्च की मेरी बैलेंस शीट है या 31 दिसंबर की मेरी बैलेंस शीट है और 1 तारीख को जा रहा है छोड़ के, हम कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, प्रॉपर प्लानिंग करके गया, अकाउंटिंग वर्क हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बात हमारी यहाँ तक। अब एक बात और कि एक पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है तो कैसे ले सकता है। देखो मैं कह रहा हूँ एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, अ पार्टनर, ठीक है, में टेक रिटायरमेंट। मैं कह रहा हूँ एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, कब ले सकता है। देखो पहला तो यह है कि उन्होंने जब एग्रीमेंट बनाया था तो एग्रीमेंट में ये बातें पहले ही तय कर ली थी, ठीक है। एग्रीमेंट में था कि भाई इस पर्टिकुलर डेट को एक पर्सन रिटायर हो जाएंगे, पहले से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई ये काम होना है, ये रिटायरमेंट किया जाना है, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में पहले से तय है कि भाई इतने साल बाद, इतने दिनों बाद ये रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर कर देंगे एज पर एग्रीमेंट में वो बात, इस काम को, इस घटना का होना तय था, पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। एक तो ये बात, ठीक है। दूसरा क्या है कि पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, देखो अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है
ठीक है, रिटायरमेंट ले रहा है तो क्या करेगा, पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एक विल होती है और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, और पार्टनरशिप एट विल जो वाली होती है, ठीक है, पार्टनरशिप एट विल में बिजनेस चलता रहेगा। पार्टनरशिप एट विल वाली में हम क्या करते हैं, हमारी पार्टनरशिप कब तक चलेगी पता नहीं, लेकिन पार्टनरशिप एट विल में एक पार्टनर अगर रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता है, मिस्टर बी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा, वो रिटर्न नोटिस देगा, लिखित में नोटिस भिजवाएगा ए और सी को, और कहेगा जी मैं फर्म को छोड़ना चाहता हूँ, और वो उसको एग्री कर जाएंगे तो छोड़ देगा, ठीक है। और एग्री कर मगर उसको नोटिस देगा तो उनको एग्री करना ही पड़ेगा, जा रहा तो मैं कहना मतलब क्या है, एक पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है, मिस्टर बी छोड़ना चाहता है, तो वो राइटिंग में इनको नोटिस देगा और नोटिस देके फर्म को छोड़ देगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, नोटिस देके, कौन सी केस में, पार्टनरशिप एट विल में, ठीक है जी। अब मैं क्या करता, और एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है सारे पार्टनर की सहमति से, कंसेंट से, अगर सारे पार्टनर राजी है तो भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। सारे पार्टनर एग्री करते, मिस्टर बी ने कहा मैं जाना चाहता हूँ, उसने कहा ठीक है जाओ, सारे पार्टनर बचे हुए सारे पार्टनर ने उसने हाँ कर दी, सारे पार्टनर राजी थे, सहमत थे, तो रिटायरमेंट लेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? या अच्छा, अब कोई कह, तुम्हारे मन में ये भी बात आ सकती है कि भाई अगर ए और सी खुद ही कह रहे कि नहीं बी को रिटायर कर देता हूँ अपनी मर्जी से, अगर देखो मिस्टर बी जाना नहीं चाहता, मिस्टर बी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता, लेकिन ए और सी ने मिलकर इसको आप मैं कह रहा हूँ कुछ ही भी रीजन होगा, कोई भी कारण हो सकता है, ए और सी चाहते हैं इसको रिटायर करना, इसको निकालना, तो ऐसे केस में इसको हम रिटायरमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा था देखो ऐसा, और ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा अगर ए और सी कुछ क्या कहते हैं निकालना चाहते हैं बी को, तो कुछ बहुत ही सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, बहुत ही सॉलिड रीजन होना चाहिए। हो सकता है इसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, कुछ काम कर दिया जिससे फर्म को प्रॉब्लम हो रही है, जिससे फर्म की बदनामी हो रही है, कुछ भी बहुत ही सॉलिड रीजन होगा तभी निकाल सकते हैं, ठीक है। और निकालना जो होता है उसको रिटायरमेंट नहीं बोलते हैं, वो एक्सपल्सन हो गया, उसको निकाल रहे हैं हम, उसका मन नहीं है लेकिन हम निकाल रहे हैं, उसे रिटायरमेंट नहीं बोलेंगे, उसको तो एक्सपल्सन बोलेंगे, उसको हमने बिजनेस से साइड कर दिया, ठीक है। जब पार्टनर जो है खुद नहीं जा रहा, हम उसको जबरदस्ती निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना, और जबरदस्ती ऐसे नहीं निकाल सकते कि मन बना लिया और निकाल दो, उसके लिए सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा कोई मैं कह रहा हूँ रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए कि भाई इसने ये काम किया, ये हमारे लिए साथ काम करने के काबिल नहीं है, कुछ गलतियाँ करी है, ठीक है। बात हमारी वो पार्टनरशिप का जब एक्ट पढ़ोगे, कानून पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ अब एक बात इसमें थ्योरी की और आती है कि भाई जब एक पार्टनर रिटायर होता है, जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएगी, जो अगला पॉइंट होगा हमारा कि व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मैं कह रहा हूँ कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मैं कह रहा हूँ व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाएगी। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें देखने से पता चल रहा है कि मिस्टर बी जो है फर्म को छोड़ के जा रहा है। अब देखो मैं इसको मैं क्या करता, मिस्टर बी ने फर्म को छोड़ दिया, ये मिस्टर बी है, और इसका शेयर है मिस्टर बी का कितना था 2/6, और ये रिटायरमेंट ले रहा है। देखना बेटा, मिस्टर बी फर्म को छोड़ के जा रहा है। अच्छा, मिस्टर बी अगर फर्म को छोड़ के जा रहा है, आज तक फर्म जो कमाती थी, फर्म जो प्रॉफिट कमाती थी, तो उसमें 2/6, ठीक है, 2/6 किसको मिलता था, बी को, और अब तो बी जा रहा है छोड़कर, तो बी के हिस्से का जो शेयर है, बी 2/6 शेयर छोड़ के जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर मिस्टर बी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो मिस्टर बी के जाने के बाद, आज के बाद जब फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो जो मिस्टर बी 2/6 लेता था वो तो उसने छोड़ दिया, वो तो चला गया। और मिस्टर बी अगर अपना शेयर छोड़ के जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका शेयर किसी को तो मिलेगा। किसको मिलेगा? अगर वो लिख के जाए कि वो अपना अग्रीमेंट में कह दे कि ए को दूंगा या बी को दूंगा या दोनों को दूंगा, कुछ बता दे तो उसके अकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है भाई। अगर मिस्टर बी ने एक स्पेसिफिक रेशियो में
भाई अपना शेयर ए और सी को दे दिया, या यूं बोलो एक स्पेसिफिक रेशियो में ए और सी ने बी का शेयर एक्वायर कर लिया। भाई जिस रेशियो में ए और सी मिस्टर बी के शेयर को एक्वायर करेंगे, ठीक है, एक्वायर करेंगे तो उनका शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो ये होगा कि ए और सी को बी का शेयर मिलेगा, कैसे मिलेगा, या तो कोई रेशियो बता देगा, क्वेश्चन में बता देगा, क्वेश्चन करोगे तो, और बी जब जाएगा छोड़ के तो बता देगा कि भाई मैं ए को इतना दे रहा हूँ, सी को इतना दे रहा हूँ, या ए को देके जाऊंगा या सी को देके जाऊंगा। तो कहने मतलब क्या है, मिस्टर बी जब रिटायरमेंट लेगा तो वो जो 2/6 शेयर छोड़ के जाएगा वो ए और सी को मिलेगा। कैसे मिलेगा, किसी स्पेसिफिक रेशियो में मिल सकता है, ठीक है। और अगर या फिर मैं कह रहा हूँ जा रहा है, मिस्टर बी जा रहा है, कुछ नहीं बताएगा तो मिस्टर बी के जाने के बाद जो इनके बीच में रेशियो है, इनके बीच में रेशियो क्या है, ए और सी के बीच में 3:1, उस रेशियो में ले लेंगे वो, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब क्या, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है वो कौन एक्वायर करता है, रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर एक्वायर करते हैं। और जब रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है ए का भी कुछ शेयर बढ़ेगा, ए को कुछ गेन हुआ, और सी का भी कुछ शेयर बढ़ेगा, सी को भी गेन हुआ। तो इनका मतलब इनका जब शेयर बढ़ेगा तो इनकी रेशियो बदलेगी, अब इनकी रेशियो कुछ और होगी, पहले कुछ और होती थी। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, किस अनुपात में गेन कर रहे हैं, तो निकालना पड़ेगा। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो करनी पड़ती है, यानी हमें एडजस्टमेंट ऑफ न्यू रेशियो करनी पड़ती है, न्यू रेशियो निकालनी पड़ती है, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। तो जब पहला काम हमें, मिस्टर बी जब रिटायर होकर जाएगा तो हमें पहला काम क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ बताओ जी, हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्यों, किसी का शेयर बढ़ेगा, ठीक है, जिस मैं कह रहा हूँ जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर बचे हुए पार्टनर एक्वायर करेंगे तो उनका शेयर बढ़ेगा, तो उनकी रेशियो बदलेगी, यानी न्यू रेशियो कुछ और आएगी। और साथ में किस रेशियो में, कैसे अनुपात, कितना किस रेशियो में उन्होंने रिसीव किया, एक्वायर किया, तो वो रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा बेटा जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, जब मिस्टर बी फर्म को छोड़ेगा तो हो सकता है फर्म की कुछ गुडविल भी हो। मैं कह रहा हूँ फर्म की गुडविल मान लो 30,000 रुपये, मान लो फर्म की गुडविल 30,000 रुपये, फर्म्स गुडविल मान लो 30,000 रुपये। तो अगर मान लो फर्म की गुडविल 30,000 रुपये, फर्म की गुडविल 30,000, तो मिस्टर बी क्या कहेगा, मिस्टर बी कहेगा देखो जी पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं, ए बी सी हम तीनों मिलकर पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, और पिछले 20 साल की मेहनत का फल है, हमारे पिछले 20 साल की मेहनत का फल है। रात दिन एक करा, हार्डवर्क किया, ईमानदारी से काम किया, कस्टमर को अच्छी सर्विस दी, कस्टमर की सारी नीड्स को पूरा किया, मार्केट में एक अच्छी इमेज बनाई, एक अपनी रेपुटेशन बनाई, ठीक है। हमारे कस्टमर हम पे बहुत बिलीव करते हैं। पास्ट की मेहनत है, पास्ट में जो हार्डवर्क किया उसकी मेहनत का एडवांटेज फ्यूचर में आएगा, यानी हमारी गुडविल है, हमारे फर्म की गुडविल, हमारी पास्ट की मेहनत का फ्यूचर में लाभ कितना आएगा, 30,000 रुपये। हमारी पास्ट की मेहनत की वजह से जो हमारी गुडविल है, जो हमारा मॉनेटरी एडवांटेज आएगा फ्यूचर में, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल कितनी है, 30,000 रुपये। तो मिस्टर बी कहेगा भाई ये जो गुडविल है फर्म की 30,000 रुपये, यानी फ्यूचर में जो मॉनेटरी एडवांटेज आने वाला है, जो लाभ होने वाला है, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, भाई फर्म की गुडविल 30,000 रुपये, 30,000 में मेरा हिस्सा नहीं बनता क्या। देखो मिस्टर बी क्या कहेगा, देखो बी कहेगा 20 मेरा शेयर गुडविल में क्या होगा, 20 शेयर इन गुडविल। देखो बी कहेगा मेरा गुडविल में हिस्सा कितना है, 30,000 का, कहेगा देखो फर्म की गुडविल 30,000, यानी हमारी गुडविल की वजह से, हमारे फर्म की गुडविल की वजह से फ्यूचर में मॉनेटरी एडवांटेज कितना आने वाला, 30, प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 30। अच्छा, फ्यूचर में 30,000 का प्रॉफिट कमाएंगे, तो मैं कितना लेता उसमें, कितना देगा, 10,000 रुपये। मिस्टर बी कहेगा कि भाई 10,000 तो मेरा हिस्सा था गुडविल में, यानी फ्यूचर में जो एडवांटेज आएगा, फ्यूचर में जब गुडविल की वजह से फर्म 30,000 रुपये कमाएगी तो उसमें 10 तो मेरा बनता है, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, मैं तो फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, यानी मेरी मेहनत का फल भी तुम्हें मिलेगा। भाई मेरे हिस्से का जो प्रॉफिट 10,000 रुपये वो तो तुम लोगे, तुम दोनों लोगे।
तो मिस्टर बी क्या कहा, भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन ये गुडविल मैंने भी मेहनत करी थी, मेरी भी रात दिन की मेहनत है, तो मेरे को हिस्सा दो आज। तो जो पार्टनर रिटायर होके जाता है तो वो रिमेनिंग पार्टनर से, बचे हुए पार्टनर से गुडविल का पैसा मांगता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना पड़ेगा और बहुत आसान होता है। एंट्री क्या होगी, बचे हुए पार्टनर डेबिट, बचे हुए पार्टनर कौन है, ए और सी, टू रिटायरिंग पार्टनर, गया जो पार्टनर चला गया, तो टू बी, ट्रीटमेंट गुडविल इतना ही है। बचे हुए पार्टनर डेबिट, बचे हुए पार्टनर कौन है, ए और सी, यानी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, बस यही गुडविल का ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी रेशियो में, गेनिंग, जाहिर सी बात है जिसको जितना 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 गेन होगा प्रॉफिट में, ठीक है, उतना उतना तो देगा, तो उनकी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग गेन होगा, उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। क्लियर हो गया, होगा क्या, उनकी कैपिटल से मैं कह रहा हूँ रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल से निकाल लेंगे, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, एडजस्टमेंट हो गई। इसी को बोलते हैं हम क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब एक पार्टनर रिटायर होके जाता है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना पड़ता है, ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, यानी जनरल एंट्री वगैरह पास करेंगे गुडविल से रिलेटेड। हो गया। अब बताओ, अब जब मिस्टर बी रिटायर होकर जाएगा तो फर्म की जो बैलेंस शीट होगी, और फर्म की बैलेंस शीट में जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, फर्म की बैलेंस शीट में जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो फर्म ने प्रॉफिट कमाए, कुछ रिजर्व बना के रखा, मैं कह रहा हूँ फर्म ने प्रॉफिट कमाए जो बांटे नहीं गई, फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पड़े हुए, फर्म की बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या जो रिजर्व बना के रखे फर्म ने जब प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बना के रख दिया था, एसेट साइड में कुछ हो सकता है, कुछ लॉस पड़ा हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जब बी रिटायर होकर जाएगा तो बी क्या कहेगा, भाई जो ये फर्म में प्रॉफिट पड़े हुए ना ये भी तो मेरा है, इसमें भी तो मेरा हक बनता है, जो रिजर्व पड़ा है उसमें भी तो मेरा हक बनता है, क्योंकि ये पास्ट में हम तीनों ने जब मेहनत करी थी तो तीनों की मेहनत की वजह से जो हमने कमाई करी थी उसी में से तो प्रॉफिट कुछ बांटे नहीं गए पड़े हुए, उसी में से तो रिजर्व बनाए थे, हमारे प्रॉफिट में से रिजर्व बनाए थे, तो मेरी भी मेहनत तो है, ये प्रॉफिट मेरे से भी तो बिलोंग करता है, इस भाई मेरी मेहनत की वजह से जो कमाई हुई तो उसमें से भी उस कमाई में से तो रिजर्व बनाया था, ठीक है, हम लोगों की मेहनत से बनाया गया था, तो मेरा हक बनता है जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स है, ठीक है, उस पर मेरा हक बनता है। इसी तरह कोई लॉस है तो भाई लॉस भी मेरे को दे देना, क्योंकि लॉस में भी मेरा हिस्सा बनता है, ठीक है। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो बैलेंस शीट के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स है, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व वगैरह है और लॉसेज है, वो भी पार्टनर को दिया जाएगा, उसकी भी एंट्री वगैरह पास की जाएगी, उसकी भी एडजस्टमेंट की जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ, या एडजस्टमेंट लिख दो, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कॉमन रिजर्व्स, और ये सब तो तुम्हें आता ही है, एंड लॉसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा, ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ तो कोई डाउट है। अच्छा अब बोलो, ये भी बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह। पहले क्या करते थे हम, एडमिशन वाले चैप्टर में क्या करते थे, हम कहते थे जितने भी प्रॉफिट्स हैं क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। अब ओल्ड कौन है, सारे पार्टनर ओल्ड है ना, कौन कौन ओल्ड है, अब तो सारे ओल्ड है, ए भी ओल्ड है, बी भी ओल्ड है, सी भी, तो हम कहेंगे ऑल पार्टनर, ओल्ड की जगह क्या बोलेंगे, ऑल पार्टनर, ठीक है। जैसे मान लो बैलेंस शीट में प्रॉफिट पड़ा है, या प्रॉफिट पड़ा है, तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट है तो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व पड़ा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले बोलते थे ओल्ड, अब ऑल, ठीक है, क्लियर हो गया। और लॉस होगा तो लॉस को डेबिट कर देंगे, लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, क्या कर देंगे, क्रेडिट, जिसमें बैठेगा उसे डेबिट कर देंगे, किसमें, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल मान लो, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा क्या होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स
एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है जी। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो हमें क्या करना है भाई, पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो हम सारी एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, यानी उनको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, उनकी रिवाइज फिगर पे, ठीक है, रीवैल्यू फिगर पे रिकॉर्ड करेंगे। और जब हम मार्केट से कंपेयर करके रीवैल्यू फिगर पे या रिवाइज फिगर पे रिकॉर्ड करेंगे तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, इसी तरह सारी लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे, दोबारा से जांचेंगे, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो एसेट को मार्केट से कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, इसी तरह लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। रीवैल्यूएशन की वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है सारे पार्टनर से बिलोंग करता है, सारे पार्टनर से बिलोंग करते हैं ABC तीनों से, तो तीनों पार्टों में बांट देंगे। क्लियर क्या? तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो हम सारी एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, सारी लायबिलिटी को रीअसेस करेंगे, और जो भी फायदा है नुकसान है पार्टनर में एडजस्ट कर देंगे, बांट देंगे। क्लियर क्या? इसके अलावा बेटा क्या होता है, इसके अलावा देखो क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है इस चैप्टर में। जैसे हमने एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ी, वैसी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, यानी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है क्या? इसके अलावा बेटा जो कि हम मैं कहता देखो, जब एक पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो फर्म की कैपिटल निकाली जाएगी, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और आखिरी बात देखो, अच्छा मिस्टर भी रिटायर होकर जाएगा तो बताओ सारा हिसाब किताब करेगा नहीं करेगा? मिस्टर भी जब रिटायर होकर जाएगा, देखो प्रॉफिट में कह रहा है, देखो प्रॉफिट में जो हिस्सा है दे दो, गुडविल में जो हिस्सा है वो दे दो। उसके बाद क्या कहा, देखो इसके बाद देखो जो मैंने कैपिटल लगा रखी है, जो कैपिटल लगा रखी है, अब तो मैं रहूंगा नहीं, मेरा कैपिटल का पैसा भी वापस दे दो। तो एक बताओ, जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको कितना पैसा लौटाना है, अल्टीमेटली सारा हिसाब किताब करके उसको कितना फाइनल अमाउंट पे करना है, तो देखो वो भी निकालना पड़ेगा। इसमें एक चीज और बनेगी, कैलकुलेशन ऑफ, देखो भाई कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। देखो भाई, जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको कितना पैसा दिया जाना है। पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो उसको पेमेंट होगी, कैपिटल का पैसा लौटा जाएगा, गुडविल का पैसा लौटा जाएगा, रिजर्व वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ अगर उसने हमें उससे लेना तो वो एडजस्ट भी करेंगे। तो जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, ठीक है, क्या क्या उसको देना है, क्या क्या कुछ चीजें उससे अगर लेनी है तो वो सारी चीजें करके हम फाइनल अमाउंट निकाल के उसको पे करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, एक चीज ये भी करनी पड़ेगी। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो जो चीजें उसको मिलना है वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जो जो उसको हमें उससे लेना है, कुछ चीजें या कुछ लॉस वगैरह एडजस्ट करना है, तो उसकी कैपिटल में डेबिट कर देंगे, और फाइनल जो है फाइनल अमाउंट है जो उसको पे कर देंगे। पर रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट करने की है ना। रिटायरिंग पार्टनर जिंदा है ना भाई, छोड़ के गया ना वो, तो जाएंगे हम कहेंगे भाई अपने उसको उसका पैसा उसको पे करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और अगर जैसे हमने पैसा नहीं दिया, ठीक है, बाद में देंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब तक हम उसको पे नहीं करेंगे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, या फिर जो तय होगा हमारे बीच में उस हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। क्लियर हो गया? तो ये सारा हमारा जो है थ्योरेटिकल पोर्शन था। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है जी, अब देखो, अच्छा ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने, सबसे पहले क्या करना है, न्यू रेशियो और गेनी रेशियो, न्यू रेशियो और गेनी रेशियो, वो भी मुझे 5 मिनट लगेगी सिखाने में, बस उसमें कुछ भी नहीं है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। इस वाले टॉपिक में, रिटायरमेंट वाले टॉपिक में ना तो न्यू रेशियो की कैलकुलेशन मुश्किल है, ना तो गेनी रेशियो की कैलकुलेशन मुश्किल है, ना ही ट्रीटमेंट गुडविल मुश्किल है। इवन तुम्हें समझाने से समझ में आ गया क्या करना है। देखो अब देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। पहले समझो, देखो मैंने अभी तक क्या बोला कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें 3 पार्टनर है, मिस्टर एक पार्टनर है,
मिस्टर बी एक पार्टनर है और मिस्टर सी एक पार्टनर, ठीक है। और ये प्रोडक्ट को 3:2:1 में बांटते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूं मिस्टर बी फर्म को छोड़ के जा रहा है, बी रिटायरमेंट ले रहा है, बी ने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, और बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, ठीक है। अब देखो जी मैं क्या करता है, मिस्टर बी जो है फर्म को जब छोड़ेगा, ठीक है, तो मिस्टर बी ने आया, इन्होंने पार्टनर को बताया कि देखो जी मैं तो फर्म को छोड़ रहा हूँ, मैं फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं फर्म को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मिस्टर बी ने ये बात बोली और बोलकर चला गया ये कि भाई ये ऐसी बात है, मैं फर्म को छोड़ रहा हूँ, और एक पर्टिकुलर डेट को, एक निश्चित डेट को उसको रिटायर कर दिया गया। अब मिस्टर बी जब रिटायर हुआ तो ये बात तो बताई नहीं गई कि मिस्टर बी जब रिटायर हो रहा है कि मिस्टर बी जो 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, मिस्टर बी जो 2/6 छोड़ के जा रहा है वो ए को मिल रहा है या सी को मिल रहा है, या मैं कह रहा हूँ 2/6 ए ने ए को कितना रिसीव हुआ, बी को कितना रिसीव हुआ, किसको मिला किसको नहीं मिला, कुछ नहीं बताया। मिस्टर बी बस रिटायरमेंट लेके चला गया और बी का 2/6 किसने लिया किसको मिला कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। यानी साइलेंट है क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन साइलेंट हो यानी कुछ ना बताए, क्वेश्चन देखो मैं कह रहा हूँ ए बी सी पार्टनर है, अगर हम क्वेश्चन बनाए इसको क्वेश्चन की फॉर्म में बोले तो मैं कहूँगा ए कॉमा बी एंड सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट को 3:2:1 में बांटते हैं। मैंने क्या बोला, ए कॉमा बी एंड सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है जी। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट को 3:2:1 में बांटते हैं। मैं कह फुल स्टॉप। बी रिटायर हो रहा है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन बस इतना बोल रहा है। अब देखो हुआ क्या, मिस्टर बी ने रिटायरमेंट ले लिया, 2/6 शेयर छोड़ दिया। अब भाई 2/6 जो मिस्टर बी छोड़ के जा रहा है वो किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है या सी को मिल रहा है, किसको कितना कितना मिल रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा हो तो न्यू रेशियो तो आ भी गई। न्यू रेशियो पता कैसे निकलेगी, तो जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर छुपा लो। अब बताओ जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है अगर उसका शेयर छुपा लूं तो बताओ कितना बचा, ए और सी 3:1, यही हमारी न्यू रेशियो है। और यही हमारी गेनिंग रेशियो है। तो बताओ इससे आसान कुछ है क्या? ठीक है। अच्छा कौन से केस में, लेकिन साइलेंट केस, जब क्वेश्चन साइलेंट है यानी एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, और क्वेश्चन में ये बात बताई नहीं जा रही कि जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है जितना शेयर वो छोड़ के जाएगा कौन सा पार्टनर एक्वायर करेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। भाई 2/6 किसको मिला, ए को मिला या सी को मिला, किसको कितना कितना मिला, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो क्वेश्चन साइलेंट है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसका शेयर छुपा लो, और बचे पार्टनर क्या हो, ए और सी। तो जो इनके बीच में रेशियो वही न्यू रेशियो और वही गेनिंग रेशियो। तो मिस्टर बी रिटायर हो तो बी का शेयर मैंने छुपा लिया तो कितना हो गया 3:1, यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो। समझ आ गया। इसी तरह मान लो अगर क्वेश्चन में ए रिटायर हो रहा है तब न्यू रेशियो बी और सी की न्यू रेशियो क्या जाएगी 2:1 और गेनिंग रेशियो भी 2:1। और अगर सी रिटायर हो रहा है तो ठीक है, तो ए और बी की न्यू रेशियो क्या जाएगी 3:1 और गेनिंग रेशियो 3:1। जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर हटा दो, बाकी न्यू रेशियो आ गई और वही गेनिंग रेशियो आ गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन साइलेंट हो तो, और करना भी नहीं है एग्जाम में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई ऐसा दे देगा कि तो तुम्हें 2 मिनट नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया। जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर छुपा लो, काम खत्म। तो देखो तो जो हम इस चैप्टर के अंदर सुना, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो निकालने का एक तो तरीका क्या कौन सा हो गया, साइलेंट केस। क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन में कुछ बताएगा ही नहीं, बस बता देगा कि इतने पार्टनर है एक और ये पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है,
तो बात हमारी, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन क्या है, ए कॉमा बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट को 3:2:1 में बांटते हैं। फुल स्टॉप। बी रिटायर्स, बी रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। अब बी रिटायर हो रहा है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब भाई बी रिटायर हो रहा है तो बी जो 2/6 छोड़ के जा रहा है वो किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, सी को मिल रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो ये कौन सा केस हो गया, साइलेंट केस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और अगर ये साइलेंट केस है तो बस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर छुपा दो, वही न्यू रेशियो और वही गेन रेशियो, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भाई, अब तुम्हें ये भी तो पेपर में मान लो यही क्वेश्चन मैं 3 मार्क्स में दे दूं, ठीक है, या मान लो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का गया, अब बताओ क्या करोगे, ऐसे बोलोगे छुपा दो इसका शेयर, ये न्यू रेशियो करके नहीं रेशियो, तब तो 3 मार्क्स में तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब तुम्हें सॉल्व करके जाना पड़ेगा। मतलब अच्छा क्यों हुआ ऐसा कि भाई न्यू रेशियो और गेन रेशियो सेम है, क्योंकि देखो जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, और अगर क्वेश्चन में 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है तो सुनना, देखो हुआ क्या, क्यों ये न्यू रेशियो और गेन रेशियो ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो मेरी बात सुनना, बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, और अगर बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है तो जाहिर सी बात है बी का शेयर किसको मिलेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था ए और सी को। अब ए को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो जरा सोचो, अगर बी होता तो बी को 2/6 मिलता, बी होता तो बी को 2/6 मिलता, और ये 2/6 बी को मिलता तो ए और सी को नहीं मिलता, यही होता ना भाई, ए और सी को नहीं मिलता, ठीक है। तो इस ए और सी को नहीं मिलता, और अगर मैं कह रहा हूं बी चला गया छोड़कर, तो बी 2/6 छोड़ के गया, अच्छा छोड़ के गया तो जो ए और बी को मिलेगा तुम्हें नहीं लगता कि वो 3:1 में मिलेगा, क्यों, जाहिर सी बात है इन्होंने आपस में पहले से तय कर रखा है 3:1 में, तो जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो इनके बीच में तो 3:1 की रेशियो है, ठीक है, ए और सी के बीच में 3:1 की रेशियो है। तो जो मैं कह रहा हूँ फर्म जो भी कमाती है आज तक जो भी कमाती थी इनके बीच में देखे तो 3:1 में तो लेते थे, ठीक है। और अगर बी आज तक सुनो, आज तक जो बी को दे रहे थे 2/6, बी को जो 2/6 दे रहे थे, अगर वो बी को नहीं देते तो वो भी ये लेते और 3:1 में ही लेते, और अगर इन्होंने नहीं लिया बी को दे रहे थे तो बी को जब दे रहे थे आज तक तो 3:1 में ही तो जा रहा था, अगर इनके पास इनको मिलता तो ये आपस में 3:1 में लेते, और अगर बी को दे रहे थे तो बी को आज तक बी को जा रहा था तो 3:1 में तो छोड़ रहे थे। तो कहने मतलब क्या है, जब मिस्टर बी रिटायर होके जाएगा, मिस्टर बी फर्म को छोड़ के जाएगा, तो जो बचे हुए पार्टनर है क्वेश्चन जब साइलेंट होगा तो जो उनके बीच में रेशियो होते हैं उसी रेशियो में गेन करते हैं, ए और सी के बीच में रेशियो क्या है 3:1, तो इसी रेशियो में इन्होंने गेन किया होगा, इसीलिए इनकी रेशियो और न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम आ रही है, ठीक है। कहने लगे कि मिस्टर बी ने जो 2/6 छोड़ा वो ए और सी ने रिसीव किया, कौन सी रेशियो में रिसीव किया 3:1 में रिसीव किया, और जब 3:1 में रिसीव किया तो जाहिर सी बात है पहले से देखो मेरी बात सुना, पहले से ए और बी के पास 3:1 में है, पहले से भी ए और बी के पास 3:1 में है, और जो ऐड हुआ, जो इसमें ऐड हुआ वो भी 3:1 में हुआ, जब पहले से 3:1 में है और जो ऐड हो रहा है वो भी 3:1 में है, तो क्या रेशियो बदल जाएगी, वो 3:1 ही रहेगी, न्यू रेशियो भी वही रहेगी, और जो ऐड हुआ जो गेन हुआ वो भी 3:1 में हुआ, तो गेनिंग रेशियो भी 3:1 है और न्यू रेशियो भी 3:1 है। देखते हैं अभी, देखो कैसे समझ आएगा, समझ में आया। अब देखो मेरी बात सुनो, जो करने का तरीका बता रहा हूं, आंसर प्रेजेंट कैसे करोगे पेपर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो बात ही खत्म, जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर छुपा दो, बी रिटायर्स तो न्यू रेशियो 3:1, गेनिंग रेशियो 3:1, कोई बड़ी बात है क्या। लेकिन अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो क्या ऐसे करेंगे प्रेजेंट, फिर देखो करने का तरीका सुनना, देखो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, बताओ जी, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है, ओल्ड रेशियो 3:2:1, पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा करते थे,
पार्टनर प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटा करते थे? जब वो तीनों पार्टनर थे ए बी सी 3:2:1 में, जिस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा करते थे पार्टनर, ठीक है, रिटायरमेंट से पहले, वो कौन सी थी? ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब बताओ जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, अब बताओ मुझे एज गेन, ए को गेन हो गया, अच्छा ए को गेन हो गया, अच्छा ए को मिला, ए को कितना मिला जरा बताओ? बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, तो बताओ ए को कितना मिलेगा? 2/6 का, और कौन से रेशो मिलेंगे? 3:1, तो बताओ कितना जाएगा? 3/4। कुछ कट रहा है? यस कट रहा है। कितना आ गया बेटा? 3/12। काट लोगे तो और कट जाएगा 1/4। ठीक है, अभी फिर रेशो बदलेगी तो चलो काट दो 1/4। ठीक है जी, क्लियर क्लियर हो गया। 1/4 गेन हुआ किसको? एक क्वेश्चन में आ रहा है। अच्छा अब बताओ सी को कितना मिला? फिर बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, और सी को कितना मिला? 1/4। कट रहा कुछ? कितना? 1/, ठीक है, बात में आ रही। अब बताओ जरा, तो ए का गेन बता दो कितना है? ए का गेन देखो कैसे निकाला था? बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, बी 2/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, अच्छा बी 2/6 छोड़ के जा रहा है, और ए को कितना मिलेगा उसका? 3:1 में रिसीव करेंगे तो ए को कितना मिलेगा? 3/4। तो काटा तो इस 3/12 लिख दूं? काट नहीं रहा मैं जानबूझ के, काम आएगा आगे, एलसीएम लेने में आसानी होगी। काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में एलसीएम ले लूंगी। ठीक है, अच्छा अब बताओ बी का गेन, बी इज गेन बता दो। ए कितना शेयर छोड़ के जा रहा है? बी कह रहा हूं, सी इज गेन, बी कितना शेयर छोड़ के जा रहा है? 2/6। अब बताओ 2/6 का कितना मिलेगा इसको? 1/3, 1/4, कितना आ गया? 1/12। अब बताओ बी ने 2/6 शेयर छोड़ा, बी ने 2/6 शेयर छोड़ा, और ये इस 2/6 में से ए को कितना मिला? 3/12। ए को कितना मिला? 3/12, और बी को कितना मिला? 1/12। कोई बड़ी बात है क्या? चलो अब देखो जरा, देखना बेटा, अब बताओ ए इज न्यू शेयर, देखना बेटा, ए का नया शेयर, ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या है? ए के पास पहले से कितना था? ए के पास पहले से कितना था? 3/6। देखो 3:2:1, तो ए को पहले से कितना मिलता था? 3/6। ए को 3/6 मिलता था, कितना गेन हो गया? कितना और मिल गया? 3/12। यही मिला ना भाई, यही तो गेन हुआ है। जितना गेन हुआ है, जितना गेन हुआ उससे उसका शेयर बढ़ जाएगा। तो बताओ एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 6 + 3 9/12। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? अच्छा इसी तरह बताओ सी इज न्यू शेयर, देखो भाई इधर देखो, बात नहीं करो, इधर देखो, बताओ बी के, मैं कह रहा हूं सी के पास पहले से कितना था? 1/6, कितना गेन हो गया? 1/12 का। और भाई सी के पास 1/6 पहले से था, 1/12 और मिल गया तो उसका शेयर बढ़ जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना जाएगा? 2 + 1, कितना जाएगा? कोई डाउट है क्या? अब निकाल लो। अच्छा ए का नया शेयर पता है, सी का नया शेयर पता है, दोनों को रेशियो में रख दो, न्यू रेशियो आ गई। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, तो 9/12 रेशियो, एलसीएम ले लोगे 12 आ जाएगा, 9:3, तो कितना आ गया? 9, और काटो तो 3:1। कोई बड़ी बात है क्या? यहां तो कोई डाउट है? और जो गेन होता है, गेन को रेशियो में रख दोगे तो गेन ही रेशियो आ जाएगी। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बताओ? ए का गेन कितना है? 3/12।
और बी का गेन कितना है, दोनों को रेशियो में रख दो। ये तो मुझे पहले से पता है कि भाई जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका शेयर 3:1 में गेन करेंगे, 3:1 में लेंगे, जिस रेशियो में लेंगे, जिस रेशियो में एक्वायर करेंगे वही तो गेनिंग रेशियो बनेगी, तो गेनिंग रेशियो 3:1 ही रहेगी। और इसको फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। अच्छा, एडमिशन के चैप्टर में हम क्या बोलते थे फॉर्मूला इसका, एडमिशन के चैप्टर में क्या होता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो यानी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब क्या करेंगे फिर उल्टा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर में से, अच्छा न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर कितना है 3:1, तो भाई ए का नया शेयर बताओ, ए का नया शेयर बताओ 3/4, ए का नया शेयर 3/4 माइनस कर देंगे उसमें से ए का ओल्ड शेयर 3/6, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर घटा दोगे तो क्या जगह एज गेन। इसी तरह बी का नया शेयर बताओ 1/4 और बी का ओल्ड शेयर कितना था, और बी का करो सी का ओल्ड शेयर कितना था 1/6, ठीक है, 1/4 में से 1/6 घटा दोगे तो सी का गेन आ जाएगा, और वो गेन इतना ही आएगा, दोनों को रेशियो में रख दोगे गेनिंग रेशियो आ जाएगी, ठीक है। बस में आई, करके देखें, बताओ जी, हेडिंग बनाओगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है, गेनिंग रेशियो। अब बताओ, हेडिंग बना रही है हमने कैलकुलेशन, गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब बताओ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तुमने बताया मुझे भी, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिखते वैसे फॉर्मूले में ये है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लिखते तो रेशियो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन होता है शेयर है, लिखते रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन होता है शेयर है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बताओ जरा, ए की बात करें, ए का न्यू शेयर कितना है, ए का न्यू शेयर 3:1 यानी 3/4 माइनस ए का ओल्ड शेयर 3/6, एलसीएम ले लो, कितना है एलसीएम 12, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो कितना है भाई 9 माइनस 6 कितना 3/12। देख लो भाई, गेन, इसको मैं लिख दूं एज गेन, ठीक है जी। इसी तरह बी का गेन निकालो, बी का नहीं सॉरी सी का, सी इज गेन बता दो, सी का न्यू शेयर और सी का ओल्ड शेयर, एलसीएम बता दो तो कितना जाएगा 3, ठीक है जी। अब एक बताओ, ए का गेन पता है और सी का गेन पता है, और गेन को रेशियो में रख दोगे गेनिंग रेशियो आ जाएगी, तो गेनिंग रेशियो बताओ, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या देगा, एज गेन 3/12, बीज गेन 1/12, एलसीएम ले लो। कोई डाउट है तो बताओ, कुछ है इसमें, यहां तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये चीज, ये हमारा कौन सा केस था, साइलेंट केस। साइलेंट केस को वैसे करके नहीं दिखाना होता है ऐसे, ये मैंने तुम्हें ये करवा के क्या सिखाने की कोशिश करी कि तुम्हें सुनो, रिटायरमेंट के अंदर जितने भी रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे, तो उसका करने का तरीका यही होगा, मतलब सबसे पहले तुमको मैं कह रहा हूँ बुक्स में कैसे दे रखा है उससे मतलब नहीं है तुम्हें, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मैं सबसे पहले क्या लिखोगे, ओल्ड रेशियो ऑफ जितने भी पार्टनर है, सबसे पहले पार्टनर की ओल्ड रेशियो लिखोगे, फिर किस पार्टनर को कितना कितना गेन हुआ, गेन कितना हुआ, जैसे ए इज गेन और सी इज गेन लिख लिया। अब फिर उसके बाद निकालोगे न्यू शेयर, जैसे मैंने निकाला ए का न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर प्लस उसका गेन, सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर प्लस गेन, तो न्यू शेयर आ गया। न्यू शेयर को रेशियो में रख दोगे
तो न्यू रेशियो आ जाएगी। समझ में आ गया? फॉर्मेट यही होगा, सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखनी है, फिर गेन लिखना है, फिर न्यू शेयर लिखना है, और फिर न्यू शेयर को रेशियो में रख दोगे तो रेशियो आ जाएगी। और गेनिंग रेशियो मांगेगा तो फॉर्मूला में आगे निकालना चाहो तो निकाल लो। हालांकि मैंने जो ये बना रखा है अपनी तरफ से, तो ये जब हम गेन निकाल लेंगे तो अपने आप ही गेन को रेशियो में रख दोगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगी, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या भाई? ये गेन ही तो है, गेन को रेशियो में रख दो, आ गई गेनिंग रेशियो। और जितने भी केस होंगे, मेरा कहने मतलब क्या है, मैंने अभी कौन सा पढ़ा है? साइलेंट। साइलेंट में तो बस तुम्हें क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर छुपा दो, जो बच गया वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। मैं तो तुम्हें प्रूफ करके दिखा रहा था कि देखो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो सेम क्यों आई। ठीक है, बस मेरी न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम क्यों आई, मैं तो प्रूफ कर रहा था। अब मैं कह रहा था केस कोई भी हो, ठीक है, करने का तरीका यही होगा। यानी अगर तुम्हें 100 क्वेश्चन करने रेशियो के तो 100 के 100 में यही करेंगे हम। ठीक है, वो ये हो कि कोई स्पेशल केस आ जाए, अदरवाइज फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है जी। अब देखो दूसरा जो तरीका, दूसरा इसमें जो होता है केस, वो होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ केस। अच्छा, ऑफ वाले में क्या होगा? ऑफ वाले में क्या करेंगे? उसमें भी ऐसे ही करेंगे जैसे क्या है। ऑफ वाले में कोई अलग से नहीं हो गया, करने का तरीका ये रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। अब पहले एक क्वेश्चन जो है ऑफ वाला, देखो मैं ले करवा रहा हूं उसमें से, नोट्स में से दिखाओ। यहां तो कोई डाउट है? पहले देखो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 2014 में कंपार्टमेंट में आ भी चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो ऑफ कैसे पता चलेगा? ऑफ देखो जरा, देखो बेटा, अब देखो मैंने तुम्हें साइलेंट केस बता दिया कि इसमें एक तो क्या होता है, साइलेंट क्वेश्चन साइलेंट होगा। एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, वो शेयर जितना भी शेयर छोड़ के जा रहा है, उसका शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, कैसे एक्वायर कर रहा है, कुछ भी नहीं बताएगा। क्वेश्चन साइलेंट है, तो उनके बीच में जो रेशियो बची होगी रिमेनिंग पार्टी के बीच में, उस रेशियो में एक्वायर करेंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन बताएगा तुम्हें, और बताएगा तो वो ऑफ केस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं ऑफ बोल रहा हूँ। वैसे तो कुछ देखो, जिन बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि किसको कैसे कितना कितना मिल रहा है, उसके लिए ऑफ और साइलेंट कुछ नहीं होता। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर निकाल देगा। ठीक है, जैसे ये तो हमने अपनी तरफ से तरीके बना रखे जिससे बच्चों को आसान लगे। ऑफ केस, साइलेंट केस, ऐसा कोई रियलिटी में कोई वो नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई रूल है। ठीक है, ये तो बस इसलिए बताया जाता है बच्चे को, ताकि इससे वो लैंग्वेज पढ़ के आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसलिए बोलो कि अब क्वेश्चन में ऑफ वर्ड का यूज होगा। अब देखो क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है के एल एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। देखो जी, देखना बेटा, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें कौन कौन पार्टनर है? एक मिस्टर के और एक एल और एक जेड। समझना बेटा? ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 4:3:2। ठीक है, यानी के एल और जेड पार्टनर है, प्रॉफिट को 4:3:2 में बांटते हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तो कोई डाउट है? अब आगे देखना क्या हुआ। एल रिटायर्ड, एल रिटायर हो गया। अच्छा, एल जा रहा छोड़कर, मिस्टर एल जा रहा छोड़कर, एल ने रिटायरमेंट ले लिया, और जो एल का शेयर है बताओ कितना है? एल का शेयर बताओ, 3/9। मिस्टर एल फर्म को छोड़ के जा रहा है और 3/9 उसका शेयर है, 3/9 शेयर छोड़ के जा रहा है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एंड सरेंडर्ड, और उसने छोड़ दिया।
ठीक है। अच्छा मिस्टर एल ने सरेंडर कर दिया, सुनना ढंग से सुना, कभी बोलेगा जैसे इस क्वेश्चन में बोला एल ने सरेंडर कर दिया, या यू बोल दे के और जेड ने एक्वायर कर लिया, इन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो कभी देखो इसको बेस बना रहा है, एल ने सरेंडर कर दिया, एल ने त्याग दिया, छोड़ दिया, या यू बोल दे ए और सी ने सॉरी के और एल ने एक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे क्या एल सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर और प्रॉफिट टू के। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल ने जो ये 3/9 छोड़ा है, एल ने जो 3/9 छोड़ा है इसका 1/9 ऑफ हिज शेयर, देख लो भाई ये लिखा ना 1/9 ऑफ हिज शेयर और प्रॉफिट किसको दे दिया भाई, ये किसको दे दिया, के को, के को दे रहा है इतना, यानी के ने गेन किया, के ने एक्वायर किया, ऐसे भी बोल सकते हो ना, के ने एक्वायर किया, के ने प्राप्त किया, के ने प्राप्त क्या 1/9 ऑफ एल, यही मतलब है ना, एल का 1/9 किसने एक्वायर किया, के ने, तो ऐसे ही बोल सकता है कि के ने एक्वायर किया 1/9 ऑफ एल। बात तो एक ही है, ये क्वेश्चन ने क्या बोला है, एल ने, सुनो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एल ने 3/9 ऑफ हिज शेयर, 1/9 ऑफ हिज शेयर, एल ने 1/9 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने 3/9 का 1/9, अपने उसका एल का शेयर कितना है 3/9, उसका 1/9 किसको दे दिया है, के को, यही बोले के ने एक्वायर कर लिया, के ने एल के शेयर का 1/9 एक्वायर कर लिया, बात तो एक ही। इसी तरह अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड, बचा हुआ किसको दे दिया, जेड को। अच्छा बचा हुआ जेड को दे दिया, रिमेनिंग दिया है, अब क्या ऑफ और नहीं बोल रहा है यहां पर, रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग किसको दे दिया, जेड को, तो वो देख लेंगे कोई बड़ी बात नहीं। देखो अब के को कितना, देखो के को कितना मिला, के सुनो के को कितना मिला, एल ने अपने शेयर का, हिज शेयर, एल का अपना शेयर बताओ, एल का अपना शेयर 3/9 और एडमिशन पढ़ क्या, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ए ने अपने शेयर का, सॉरी एल ने अपने शेयर का, एल का अपना शेयर कितना है 3/9 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 1/9। ठीक है, कट रहा है कुछ, कितना कितना आ गया फिर 1/27, किसको दे दिया, के को, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ किसको दिया, जेड को। अच्छा बाकी बचा हुआ दिखा, देखो जेड को कितना मिलेगा, सुना ढंग से सुना, बचा हुआ, अच्छा कितना था टोटल इसके पास, कितना था जेड, मैं कह रहा हूं एल के पास टोटल कितना था शेयर, एल का शेयर कितना था 3/9, उसमें से दे दिया के को कितना, तो बचा कितना 9 माइनस कितना 8/27, यानी जेड को, सुनो जेड को एल से कितना मिला 8/27, ये जेड, ये किसका गेन है, ये किसका गेन है, अब करने का तरीका वही सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं, फॉर्मेट वही फॉलो करेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के एंड जेड, तो देखो सुनो करने का तरीका, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, ओल्ड रेशियो ऑफ के एल एंड जेड, सबसे पहले क्या लिखोगे, ओल्ड रेशियो ऑफ के एल एंड जेड, ठीक है जी, कितना कितना 4:3:2, ठीक है जी, कोई डाउट है क्या, ओल्ड रेशियो ऑफ के एल एंड जेड 4:3:2, ठीक है। अब निकालो के इज गेन, अच्छा के का गेन कैसे निकालेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, तो क्वेश्चन में बोला है एल ने 1/9 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/9 दे दिया किसको, के को, के को गेन कितना हुआ है, के को गेन हुआ है 1/9, यार चलो छोड़ दो यहां से लिख लो, एल ने दिया ना, एल का शेयर कितना है, एल का शेयर 3/9, ठीक है,
एल का शेयर कितना है 3/9, एल ने अपने शेयर का कितना दिया है 1/9, तो कितना आ गया 1/27। ये 1/27 किसका गेन है के का, और अगर के का गेन 1/27 है तो जितना इसने दिया बाकी रिमेनिंग किसने दिया, रिमेनिंग शेयर किसको मिला जेड। अच्छा जेड गेन बता दो, बचा हुआ जेड को मिला, एल ने बचा हुआ जेड को दिया तो बचा हुआ कितना था एल, मैं कह रहा हूं एल का शेयर कितना था 3/9, और 3/9 में से 1/27 तो किसको मिल गया था के को। भाई टोटल शेयर एल के पास कितना था, टोटल शेयर एल के पास कितना था 3/9, उसमें से 1/27 तो पहले उसने दे दिया किसको के को, तो के का गेन हो गया 1/27, तो बाकी बचा हुआ कितना आ गया, कितना जाएगा 8/27। अब गेन पता है, एक बताओ गेन पता है तो बताओ के का गेन पता है जेड का गेन पता है, के का गेन पता है और जेड का है, तो के के पास पहले कितना था कितना गेन हो गया जोड़कर उसका नया शेयर आ जाएगा, ठीक है। जेड के पास पहले से कितना था कितना गेन हो गया उसका जोड़कर नया शेयर आ जाएगा उसका। तो बताओ अब बताओ मुझे केस न्यू शेयर बता दो, केस न्यू शेयर बताओ, के का ओल्ड शेयर के पास पहले कितना था 4/9, और पहले अब गेन कितना हो गया 1/27, एलसीएम तो कितना जाएगा 12 प्लस तो कितना जाएगा 13/27। कोई डाउट है क्या। अच्छा इसी तरह बताओ जेड्स न्यू शेयर, अच्छा जेड के पास पहले से कितना था 2/9, और जेड को गेन कितना हो गया 8/27, एलसीएम बता दो भाई 27, तो कितना जाएगा 6 प्लस कितना आ गया 14, तो न्यू रेशियो आ जाएगी, न्यू रेशियो ऑफ के 13/27 रेशियो 14/, तो 13 रेशियो 14। कोई डाउट है तो बताओ, ऊपर का टोटल देखो नीचे के बराबर है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। बस ये ऑफ वाले केस में बताएगा कि किससे कितना मिल रहा है, बस ठीक है। यही इस रेशियो के जब टॉपिक में तुम्हारे को पढ़ना है, इतना ही रेशियो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे।